की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री पूरी किताब के हम 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने इस इन क्वेश्चनों को तैयार कर लिया तो आपके 16 अंक आज ही पक्के आ जाएंगे। 4 आपके क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं मालूम है? 4 नंबर के आते हैं। ठीक है, 16 नंबर अगर आपने इस वीडियो को देख लिया 100% की गारंटी है, इसी में से आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इनको आपको एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरी किताब के हमारे पास 4 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, 4 अंक वाले, 5 अंक वाले, 3 अंक वाले, अगर आपने सब कर दिए तो बहुत अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे। ध्यान रखा, एक वो 2 नंबर वाले तो अपने आप हो जाते हैं, उसमें क्या छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं अपने आप कर देंगे। यहाँ पर 6 नंबर के वो आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव, वो भी अपने आप कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन 4-5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले सबसे ज़्यादा तैयार कीजिए। ठीक है, बहुत करवा चुके हैं और करवा देंगे, पूरे आपके पूरे क्वेश्चन फंसवा देंगे पेपर में। ठीक है, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। देखिए हमारे पास सब पेपर में आंसर से लिए बार बार आने वाले हैं, बहुत बार आ चुके हैं। देखिए, अभिक्रिया का के औसत तथा तात्क्षणिक वेग को समझाइए, उन्हें प्रभावित करने वाले 2 कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन आपकी फंसेंगे क्योंकि बहुत सा सिलेबस आपका काट दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, बहुत से काट दिए गए चैप्टर, देखा है आपने कितना आधा सिलेबस कम से कम बचा है। ठीक है, बहुत काट दिए गए चैप्टर हैं, अब यही आएंगे और कौन सा आ सकता है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया का औसत तथा तात्क्षणिक वेग को समझाइए, उन्हें प्रभावित करने वाले 2 कारकों का वर्णन कीजिए। देखिए क्या होता है औसत वेग, क्या होता है किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। ठीक है, किसी निश्चित औसत लिखा हुआ तो कहीं निश्चित लिख देंगे, कोई निश्चित होगा यहाँ पर, निश्चित समयांतराल, समय क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। औसत लिखा निश्चित समयांतराल में। अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, एक उत्पाद होता है, तो अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में जो हमारे पास परिवर्तन होगा, चेंज होगा, ठीक है, उसे कहते हैं अभिक्रिया का हम क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। ठीक है, तात्क्षणिक मतलब तात्क्षणिक किसी क्षण पर, किसी तात्क्षणिक क्या होता है यहाँ पर, तात्क्षणिक वेग यहाँ पर देखिए किसी निश्चित क्षण पर लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखा किसी निश्चित समयांतराल पर, और यहाँ पर तात्क्षणिक लिखा होता है तो लिख देंगे किसी क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्या होता है किसी निश्चित क्षण पर, ठीक है, क्षण जरूर लिखना है पर, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को कहते हैं अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए परिभाषा। फिर देखिए इनकी वेग को क्या पूछा गया था, इनके यानी कि उन्हें प्रभावित करने वाले 2 कारकों का वर्णन कीजिए। जितने एग्जाम में पूछे उतने लिखना है आपको। ठीक है, 2 लिख लीजिए यहाँ पर। वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिकारक की सांद्रता में लिखिए, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। अभिकारक की सांद्रता में क्या इफेक्ट पड़ता है, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर देखिए लिख लीजिए अभिकारकों का क्षेत्रफल, अभिकारकों के अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल, अभिकारक के अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर, ठीक है, सरफेस एरिया क्या होने पर, अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है जो अभिकारकों का अणुओं के पृष्ठ क्षेत्रफल जो के अधिक होने पर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग अधिक होता है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर वेग भी अधिक होता है, ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभिकारकों के अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़ लेना 2 मिनट में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये लगातार आया है, 2022 में भी आया, 2023 में भी आया, पहले भी आ चुका है। ध्यान रखना, लगातार 2 सालों, अभी तो 2 सालों से रिसेंटली आया है, अभी जल्दी ही 2 सालों से आया है। 22 में आया, 23 में भी रखा है क्वेश्चन, क्या पता 24 में भी रखा जाए, कुछ पता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, रखा जाएगा क्योंकि सिलेबस तो काट दिया गया, यही सिलेबस बचे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपका काट दिया गया यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, थोड़ा सा बचा क्या, 3 ही चैप्टर बचे हैं, तो 100% आना चाहिए, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, यही आएंगे। ठीक है, विलयन के परासारदार और विलय के मूल द्रव्यमान में संबंध सत्यापित कीजिए यहाँ पर। ठीक है, संबंध आपको सत्यापित करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होता है। क्या लिखा हुआ, विलयन का परासारण दाब और विलय के मूल द्रव्यमान में संबंध सत्यापित कीजिए। तो आपको सिर्फ सबसे पहले मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, बार्नहाफ नियम। ठीक है, बार्नहाफ का नियम मालूम है। बार्नहाफ का नियम क्या होता है, बताइए क्या होता है, आपने उसमें पढ़ा होगा, बार्नहाफ का नियम पढ़ा होगा, यानी वो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पे, एक चैप्टर नंबर 1 बचा है, बिलियन चैप्टर। ठीक है, उसमें पढ़ा होगा बार्नहाफ का नियम क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी तन विलयन में परासारण दाब विलयन की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, विलयन की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है, आपको मालूम होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, लिख लीजिए यहाँ पर, विलयन की सांद्रता के क्या होता है हमारे पास, यानी कि उसका बोयल बार्नहाफ का नियम क्या, स्थिर ताप पर, ताप क्या होना चाहिए, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन में परासारण दाब, तनु विलयन में परासारण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। विलयन की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। या इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर, इनके इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/b भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1/b को अनुपाती क्या होगा, 1/b लिख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, इसको चाहे लिखिए चाहे इसको लिखिए, बात एक ही होती है, या स्थिरांक है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसको इसी को इधर लिख लेते हैं, या P समानुपाती 1/b, इसको क्या डाल देंगे हम, बताइए यहाँ पर। इसको चाहे डाल दिए समीकरण, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दीजिए समीकरण 1। फिर किसका नियम लगा देंगे यहाँ पर, फिर उसका नियम लगा दीजिए, आप किसका नियम लगा देंगे यहाँ पर, चार्ल्स का।
चार्ल्स बार्नहाफ नियम, चार्ल्स बार्नहाफ नियम क्या होता है, स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन, क्या स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर सांद्रता यहाँ पर रहनी चाहिए। इतनी सांद्रता, स्थिर का मतलब क्या होता है, वहाँ पर यहाँ पर टेम्परेचर था, यहाँ पर इनकी स्थिर, तो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं आएगा, स्थिर सांद्रता है यहाँ पर होगी इनकी, उसमें चार्ल्स बार्नहाफ नियम में उसमें सांद्रता नहीं आएगी। क्या होता है, स्थिर आते हैं लिखने के लिए, स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन, स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब, ठीक है, जिसके होता है परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप मतलब टेम्परेचर के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती का दिया। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखिए समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, यहाँ पर लीजिए समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, ठीक है, समीकरण 1 लिख लीजिए, समीकरण 1 ही एक समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर ठीक है, 1 व 2 को मिलाने पर मिला दीजिए। देखिए मिलाने का तरीका क्या होता है, देखिए P यहाँ पर भी है, P यहाँ पर भी है, ठीक है, P यहाँ पर भी है, P एक वाली समानुपाती लगा दीजिए। फिर देखिए 1/b है यहाँ पर T है, तो देखिए 1/b तो एज टी लिखे, यहाँ पर लिखा 1/b और T है, T की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर मिलाने पर मतलब गुणा करने पर, देखिए सेम है, यहाँ पर सेम है। अब देखिए इनको मिलाने तो गुणा, मिलाने पर इसको मिला दिया, नहीं मिला दे कनेक्ट करा दिया यहाँ पर मिलाने पर, ठीक है, इनको मतलब कि गुणा कर दिया। यहाँ पर P है एक बार लिख दिया, इसकी मतलब इसमें मिलाएंगे, यहाँ पर मिलाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 1/b × T हो जाएगा। अब इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, P समानुपाती T/, क्या हो जाएगा यहाँ पर, B हो जाएगा, यहाँ पर हो गया T/B हो गया। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर इसको कोस्टेंट को, इसको समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्या आ जाएगा, कोस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, P कोस्टेंट आएगा कि नहीं, यहाँ पर कोस्टेंट आ जाएगी। यहाँ पर क्या ले लेंगे कोस्टेंट, चाहे उसको गैस नियतांक ले लेंगे यहाँ पर RT, ठीक है, इसको हटाएंगे क्या हो जाएगा R ले लेंगे यहाँ पर, लेकिन B की डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई कर दी, ध्यान रखना यहाँ पर B की डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, BB बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बताइए, वैसे ही लिख दें यहाँ पर, ठीक है, वैसे ही लिख देते हैं यहाँ पर, P चाहे B समझ में नहीं रहने दीजिए, ठीक है, T/B ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। अब तो कर सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई, अब कर दीजिए, तो PB बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर RT हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ हमारे पास R क्या है बताइए, यहाँ पर R क्या है, बिलियन स्थिरांक, R लिख लीजिए, R क्या है हमारे पास, बिलियन स्थिरांक, बिलियन स्थिरांक, ठीक है, बहुत सिंपल रिलेशन है। अब क्या करेंगे बताइए, अणुओं की संख्या अधिक हो तो क्या कर देंगे, इसमें n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अणुओं की संख्या हमारे पास अधिक हो, अणुओं की संख्या अधिक हो तब, तब क्या हो जाएगा हमारे पास, B बराबर, इसमें n की मल्टीप्लाई कर देंगे, NRT, ठीक है। अब देखिए P बराबर, ये B को इधर लिए N/B हो जाएगा, B क्या है, आयतन है, ठीक है, N/B यानी कि मोल अपान आयतन क्या होता है, किसके बराबर होता है, सांद्रता क्या होती है, C के बराबर होती है, ठीक है। P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, CRT, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर 4 नंबर का आया था 2023 में सवाल, ध्यान रखना इसी पर, P बराबर CRT पर, ठीक है, P बराबर CRT पर, ठीक है। और आपने C सांद्रता पढ़ी होगी, यहाँ पर C सांद्रता का क्या होता है हमारे पास, भार, यानी कि क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है, सांद्रता पढ़ी होगी, फॉर्मूला ये होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो W/m लिख सकते हैं इसकी जगह पर, P बराबर क्या लिख देंगे, W/m लिख दिया, यहाँ पर RT हो जाएगा, यहाँ पर हो गया RT। अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, m को ऊपर ले जाइए, m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, रुक जाइए अब दिखेगा आपको, ठीक है, ये m को ऊपर ले जाइए, क्या है हमारे पास, विलेय का क्या है यहाँ पर, मोल द्रव्यमान अणुभार बात एक ही होती है, ऊपर ले जाइए, W को P को नीचे ले आइए, RT हो जाएगा, यहाँ पर हो गया RT हो गया। यही क्या है, आपको रिलेशन फाइंड करना था, यही रिलेशन है यहाँ पर, ठीक है, यही क्या है हमारे पास रिलेशन, यही देखिए निकालना था। यहाँ पर क्या निकालना था, विलेय के परासरण दाब और विलेय के मोल द्रव्यमान में संबंध सत्यापित कीजिए, विलेय का, तो यहाँ पर परासरण बिलियन का परासरण दाब, P हमारे पास बिलियन का परासरण दाब है, और m क्या है हमारे पास, विलेय का अणुभार या मोल द्रव्यमान, ये क्या है, विलेय का भार है, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ें संबंध आ गई, इसमें भी संबंध आ गया, यही संबंध आपको प्रूफ करना था, 4 नंबर का आएगा, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। कुछ कठिन है बताइए, यहाँ पर कुछ इसमें है ही नहीं, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, वो सिंपल तरीके से हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है, कोई कठिन बताइए यहाँ पर कुछ नहीं, आपको फिर सिर्फ उसके फार्मूले लगाने हैं, यानी कि बॉयल बार्नहाफ नियम, चार्ल्स बार्नहाफ नियम, बस
बस कैलकुलेशन करनी है, अणुओं को संख्या अधिक लेने पे एन से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को नीचे भेजेंगे, सांद्रता हो जाएगी, सांद्रता होती है W/m, बस यहाँ पर पुट कर देंगे, बस रिलेशन हो गया। कोई कठिन है कुछ है नहीं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, क्रोमियम दिया है Z/24 तथा कॉपर दिया है Z/29 में एटॉमिक नंबर पे परमाणु क्रमांक दिया का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा संक्रमण तत्वों के दो प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। संक्रमण तत्वों के दो प्रमुख लक्षणों की करनी है, व्याख्या करनी है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके क्रोमियम का और कॉपर का, ये अपवाद होते हैं, ध्यान, इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका ध्यान रखना आप, ठीक है। क्या रखेंगे आप? ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्रोमियम का 24 होता है, देखिए यस में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। पी में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। डी में कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं। एफ में कितने आ सकते हैं? 14 आ सकते हैं, मालूम होगा। देखिए यहाँ पर करेंगे, देखिए 1s2 2s2 2p6 2p6 आ जाएगा, यहाँ पर 3s2 आ जाएगा, 3s2 3p6 3d5 4s1, देखिए 24 आ जाएंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 और 5 कितने होते हैं? 18 5 कितने होते हैं? 18 2 20 23 होता है, 23, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4s1, वैसे यहाँ पर 2 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर इससे कम कर देते हैं, इसको ध्यान रखना, 4s1 आता है यहाँ पर, ठीक है। 24 हो जाए, इसी टाइप से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, इसको ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सीखेंगे क्लास 11 में, ठीक है। फिर देखिए रंगीन आयन व उसमें लक्षण पूछेंगे, रंगीन लक्षण लिख लीजिए, फर्स्ट लक्षण लिख लीजिए यहाँ पर, सेकेंड, ठीक है। देखिए रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाने की प्रकृति, देखिए डी ब्लॉक के तत्वों में डी उपकोष अपूर्ण होने के कारण उनके यौगिक रंगीन होते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों में डी उपकोष अपूर्ण होने के, अपूर्ण मतलब भरा नहीं होता, इसी के कारण क्या होता है? यौगिक रंगीन होते हैं, ठीक है। आयनों और यौगिक का अनुचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण लिखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके आयन और यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि भरे नहीं होते हैं यहाँ पर ऑर्बिटल, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होते हैं? उनके यौगिक क्या होते हैं? अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये 2022 में भी पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया, 24 में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक में, मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दो स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र लिखिए। देखिए क्या होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक? किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घुलने पर, ठीक है, 1 मोल घुलने पर किसी विलायक, विलायक तो आप जानते होंगे क्या होता है विलायक, यानी कि विलेय से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, विलेय से थोड़ा ज़्यादा होता क्या होता है? विलायक होता है, ठीक है। किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घुलने पर, जो 1 मोल घुलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि होगी उसे वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वृद्धि मोलर उन्नयन, उसे क्या कहते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं यहाँ पर। इसे केवी डे से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। मोलर उन्नयन स्थिरांक देखिए क्या होता है? कुछ नहीं होता है नहीं, यहाँ पर सिर्फ परिभाषा सेम होती है। वहाँ पर मोलर उन्नयन स्थिरांक में 100 होता है, उसमें 1000 हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या होता है? किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलेय का, यानी कि किसी कोई विलायक होगा यहाँ पर 100 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घुलने पर, ठीक है, कोई विलायक के 100 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घुलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि होगी उसे कहते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी डे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? उसमें फार्मूला बोला एम बराबर हो जाता है 100 मल्टीप्लाई केवी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू बटे बाई डेल्टा टीवी मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू। जहाँ केवी क्या होता है मालूम है? लिख लेना, मोलर बोल लीजिए, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा? विलेय का अणुभार, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा? कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा? विलायक का भार, ठीक है। डेल्टा टीवी क्या होगा? डेल्टा टीवी क्या होगा? क्वथनांक में उन्नयन, लिख लेना डेल्टा टीवी, सब डाटा दिया, नीचे भी लिख दिया हमने, यहाँ पर जगह नहीं थी, ठीक है। फिर देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक यहाँ पर 1000 हो जाएगा। किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के पदार्थ के 1 मोल घुलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या होता है? किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ की 1 मोल को घुलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर 1000 हो जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई केवी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल्टा टीवी के मल्टीप्लाई क्या हो जाए? कैपिटल डब्ल्यू, जहाँ स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार है, एम क्या है? विलेय का अणुभार है, केवी क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक है, डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार है। सब दिया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इन पर, ध्यान रखना। आप 100% तो उठा लेना पिछले सालों के पेपर, हर सेट में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, भले 1-2 सेट छूट जाएं, ठीक है। आते हैं जरूर है इन पर, इन सूत्रों पर, ठीक है। इनको भी याद करना, सूत्र तो 100%, सूत्र तो कभी छोड़ना नहीं है आपको। इस पर न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा, 2-3 नंबर का आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये सब दिया होगा, इतना लिख दिया हमने डाटा, इसमें से एक चीज़ कोई गायब कर देगा, वो सब दिया होगा, ठीक है। बस हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, और फार्मूला आपको मालूम है, ठीक है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम।
अब देखिए छठा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। 27 सेंटीग्रेड पर यूरिया के m/10, ठीक है। यहाँ पर डेसीमोलर भी लिखा होता है, यहाँ पर क्या लिखा होता है, डेसीमोलर भी लिखकर कभी कभी आ जाएगा। बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर डेसीमोलर भी लिखा हुआ, कंफ्यूजन मत होना, यही सवाल आपको लगाना है। बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, 4 नंबर का पूछा गया था, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पर हमें सिर्फ क्या दिया, 27 सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दे दिया। यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया, 27 सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए, 27 प्लस 273, ठीक है। किसमें हो गया, केल्विन में हो गया, यहाँ पर हो गया। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 27 और 273 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 300 हो जाएगा। 300 केल्विन लिख लिया हमने, लिख लिया 300 केल्विन लिख लिया, राइट। अब देखिए विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, यानी कि परासरण दाब मतलब पी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। अभी पीछे एक बताया था, जब हमने संबंध रिलेशन सत्यापित किया था, उसके लिए फार्मूला क्या लिखवाया था हमने, डायरेक्टली हम ध्यान रखना, पी बराबर क्या होता है, CRT होता है। बताया था कहाँ से आया था, वो भी निकलवा दिया था, कहाँ से आता निकलवाया था कि नहीं, देख लेना पीछे, ठीक है। पी बराबर क्या होता है, CRT हमने बताया। 4 नंबर का न्यूमेरिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और हमें दिया क्या है, m/10। m/10 का मतलब क्या होता है, डेसीमोलर। m/10 का मतलब क्या होता है, डेसीमोलर। डेसी मतलब सी, इसका मान सी का मान होता है, किसका मान होता है, सी का मान होता है। यानी सी का मान दे दिया हमें कितना, सी का मान यहाँ पर दे दिया है m/10। m/10 में डेसीमोलर यानी सांद्रता दे दी है, यानी 0.1 यम। 0. इसको भाग करेंगे 0.1 ही होगा यहाँ पर, 0.1 यम। इस टाइप से कभी कभी लिख कर आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक। इसी टाइप से आपको लिखना यही है, ठीक है। कभी डेसीमोलर लिखा होगा, कभी m/10 लिखा होगा, कभी 0.1 बिलियन का परासरण दाब। 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछा है, कन्फ्यूजन मत होना एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए पी पुट कर दीजिए वैल्यू है, परासरण दाब कितना, पी, इसका मान निकालना, सी का मान कितना है हमारे पास 0.1 है, मल्टीप्लाई आर का मान कितना है, आर का मान दिया, देखिए कितना दिया, 0.081 केल्विन प्रति मोल, ठीक है। 0.081, ठीक है। और फिर क्या हमारे पास, फिर हमारे पास है आर का मान लिख लिया, सी का मान, टी का मान क्या है, 300 है, 300 लिख लिया भाई साहब, यहाँ पर लिख लिया 300 लिख लिया। अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए इसकी मल्टीप्लाई, पहले रुक जाइए, एक पॉइंट हटाइए यहाँ पर, नीचे 0 बढ़ाइए, काट दिया। अब एक 0 से एक 0 उड़ा दीजिए यहाँ पर, उड़ा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब पी बराबर देखिए 30 की इसमें देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 3 8 24 के 4 हो जाएगा, यहाँ पर 24 के 4 हासिल लेके 2, 3 सिर्फ पर हासिल वाला कितना आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 3 8 24, हाँ 2 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब देखिए अब पॉइंट यहाँ पर एक 0 और बढ़ा दीजिए, पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो पी का मान आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2.46, चाहे लिख लीजिए चाहे आगे तक छोड़ दीजिए, ATM। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर का सवाल है, 2 लाइनों में, 1 नंबर का भी नहीं होना चाहिए, आधा नंबर का होना चाहिए। देखिए पूछा जरूर जाएगा सवाल, इसको कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब 7वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसको कर लीजिए, ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, ये लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखना। 20 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया N2O5 2NO2 दिया, 1/2 O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतनी दी गई थी, इतने मोल प्रति लीटर थी, जो 60 मिनट के उपरांत इतने मोल प्रति लीटर रह गई है। 318 केल्विन पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अभिक्रिया क्या करनी है, वेग स्थिरांक की गणना करनी है। कुछ नहीं है, सवाल बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए किस टाइप से सोल्व करेंगे इसको हम। सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ पर, क्या दिया है, प्रथम कोट की अभिक्रिया इतना 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता गुणा 10 की पावर, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, 10 की पावर माइनस का 2 मोल प्रति लीटर रहे, मोल प्रति लीटर है यहाँ पर 10 की पावर, ठीक है। थी जो 60 मिनट बाद कितना दिया, 60 मिनट बाद, 60 मिनट के उपरांत 0.20 10 की पावर में 2 मोल प्रति लीटर रह गई है, यानी कि रह गई मतलब घट गई है, कुछ घट गई होगी, मान लिया x 2 मोल प्रति लीटर, ठीक है, रह गई। 318 केल्विन पर अभिक्रिया के वेग स्थान की गणना कीजिए। वेग स्थान मतलब k का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, बस फार्मूला प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए प्रथम कोटि की वेग स्थान के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान का फार्मूला क्या होता है बताइए। यानी कि हमारे पास फार्मूला होता है k बराबर, क्या होता है, k बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है 2.303/T, ठीक है, लोग, ठीक है, लोग क्या होता है, बेस 10 तो होता ही होता है, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास A/A-x, A/A-x होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए k बराबर 2.303/T का मान कितना दिया है, 60 दे दिया, यहाँ पर 60 लिख लिया, ठीक है। लोग
लोग ए का मान कितना दिया है यहाँ पर, ऊपर दिया है 1.24 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है, बटे ए माइनस एक्स का मान कितना दिया है 0.20 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 10 की पावर माइनस के 2 से 10 की पावर माइनस के 2 उड़ा दीजिए, पॉइंट यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट उड़ा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, काट दिया यहाँ पर। तो क्या बचेगा हमारे पास, के बराबर यहाँ पर बचेगा, के बराबर बचा हमारे पास 2.303 बटे 60 बचा यहाँ पर, लोग 124 बटे क्या बचा हमारे पास 20 बचा, ठीक है, काट दीजिए, 2 दशामन 20, ठीक है। अब यहाँ पर 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब देखिए के बराबर 2.303 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा, लोग कितना आ जाएगा 62 बटे 10 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 62 बटे 10 आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा। देखिए 2 से काटा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303 बटे 60 और लोग 6.2 का उसमें मान आपको दिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 2023 में शायद आया नहीं था इसका मान, ठीक है, उसका मान आपको दिया जाएगा पेपर में, ठीक है, इस टाइप से आपको पेपर में दिया जाएगा, लिखा हुआ लोग 6.2 का मान इतना होता है, 0.7924 दिया जाएगा पेपर में, ठीक है। तो के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303 बटे 60 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसका मान कितना होता है हमारे पास, कितना होता है 0.7924, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आए इसकी कैलकुलेशन आप करना है यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेशन करना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, कैलकुलेशन कर लेना आप, ठीक है, क्या कर लेना आप कैलकुलेशन कर लेंगे। इसका मात्रक चाहे इसका मात्रक क्या आ जाएगा, मिनट इनवर्स में आ जाएगा यहाँ पर, अगर मिनट में दिया कि सेकंड में दिया, मिनट में दिया तो मिनट इनवर्स आ जाएगा, प्रथम कोटि की जो क्रिया है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है, लगातार क्वेश्चन 2 आए हैं, इनको कर लेना यहाँ पर, आज के लिए इतना है, ठीक है, इनको एक एक क्वेश्चन को छोड़ना मत, ठीक है, सबको सिंप्लीफाई कर लेना आप, बट कैलकुलेशन जरूर करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे।